समय के अनंत महासागर में गोता लगाइए और आज की दुनिया को भूल जाइए, जहां हर पल मोबाइल की घंटी बजती है और चारों तरफ आवाज़ों का शोर है। हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे दौर में जो आज से करीब 40 लाख साल पुराना है। ये वो समय है जब धरती पर इंसान तो मौजूद थे, लेकिन इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान यानी भाषा का जन्म अभी नहीं हुआ था। ये पूर्वी अफ्रीका के घने जंगलों का दौर था, जहां सूरज की किरणें ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्तों को चीरकर मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। इन जंगलों में एक अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी। हवाओं की सरसराहट थी, नदियों के बहने की कलकल थी और कभी कभार किसी जंगली जानवर की दहाड़ सन्नाटे को चीर देती थी। लेकिन इस पूरी प्राकृतिक ऑर्केस्ट्रा में एक आवाज़ गायब थी, और वो थी इंसान की आवाज़। हमारे पूर्वज, जिन्हें विज्ञान ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहता है, वे देखने में हमसे काफ़ी अलग थे। उनके शरीर पर घने बाल थे, माथा पीछे की ओर ढला हुआ था और जबड़े आगे की ओर निकले हुए थे। वे 2 पैरों पर चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका जीवन आज के किसी भी आधुनिक इंसान की कल्पना से परे था। जरा उस आदि मानव की दिनचर्या के बारे में सोचिए। वो सुबह उठता था, लेकिन अपने साथियों को सुप्रभात नहीं कह सकता था। उसे रात को डर लगता था, लेकिन वो अपने बच्चों को ये नहीं कह सकता था कि डरो मत, मैं यहीं हूँ। उसके पास भावनाएं थीं। उसके दिल में अपने परिवार के लिए बेइंतहा प्यार था। जब उसका कोई साथी मर जाता था तो उसे गहरा दुख होता था। जब उसे कोई नया फल मिलता था तो उसे खुशी होती थी, लेकिन वो इन जज्बातों को शब्दों में नहीं पिरो सकता था। उनका जीवन एक ऐसी फिल्म की तरह था जिसमें बेहतरीन दृश्य थे, जानदार पात्र थे, लेकिन उस फिल्म का साउंड ट्रैक खराब था। वे एक दूसरे से संवाद कैसे करते थे? वे एक दूसरे की आंखों में देखते थे। अगर किसी को गुस्सा आता तो वो अपने दांत दिखाता और गुर्राता। अगर किसी को प्यार जताना होता तो वो दूसरे के बालों से जुए निकालता या उसे धीरे से छूता। उनकी पूरी दुनिया स्पर्श और इशारों पर टिकी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वे बोलते क्यों नहीं थे? क्या उनके पास दिमाग नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके पास दिमाग था जो उन्हें जिंदा रखे हुए था। असली समस्या उनके दिमाग में नहीं, बल्कि उनके गले की बनावट में थी। विज्ञान की नज़र से देखें तो उस समय के आदि मानवों का कंठ, जिसे हम वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स कहते हैं, वो गले में बहुत ऊंचाई पर स्थित था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के चिंपैंजी या गोरिल्ला में होता है। प्रकृति ने उन्हें ये डिज़ाइन बिना किसी कारण के नहीं दिया था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक तर्क था। इस ऊंचे कंठ की वजह से वे एक अद्भुत काम कर सकते थे जो आज हम और आप नहीं कर सकते। वे नदी या तालाब में अपना मुंह डालकर पानी पीते समय भी लगातार सांस ले सकते थे। उनकी सांस की नली और खाने की नली का रास्ता अलग अलग था। ये जंगल के खूंखार माहौल में जिंदा रहने के लिए एक वरदान था। कल्पना कीजिए कि एक आदि मानव नदी किनारे पानी पी रहा है, तभी उसे झाड़ियों में सरसराहट सुनाई देती है। क्योंकि वो पानी पीते हुए भी सांस ले रहा है और उसकी नाक गंध सूंघ सकती है, तो उसे तुरंत पता चल जाता है कि कोई शिकारी जानवर पास है। वो बिना एक पल गवाए भाग सकता है। लेकिन यही वरदान जिसे कुदरत ने उन्हें सुरक्षा के लिए दिया था, वही उनकी वाणी के लिए सबसे बड़ा श्राप बन गया। कंठ के ऊपर होने के कारण उनकी जीभ को मुंह के अंदर घूमने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती थी। आज जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ मुंह के अंदर हजारों तरह के करतब दिखाती है। वो कभी दांतों को छूती है तो कभी तालू को। इसी वजह से हम क, प, ट जैसे साफ शब्द बोल पाते हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों का गला एक पिंजरे की तरह बंद था। वे चाहकर भी अपनी भावनाओं को शब्दों का रूप नहीं दे सकते थे। वे केवल जानवरों की तरह चिल्ला सकते थे या हुंकार भर सकते थे। लाखों सालों तक जीवन ऐसे ही चलता रहा। खामोशी ही उनकी भाषा थी और इशारे ही उनका व्याकरण थे। लेकिन फिर धरती के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये बदलाव इंसान के अंदर नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया में हुआ। अफ्रीका की जलवायु बदलने लगी। जो घने जंगल उन्हें आश्रय देते थे, वे धीरे धीरे सूखने लगे। बारिश कम हो गई और हरियाली गायब होने लगी। उन विशाल पेड़ों की जगह ले ली सूखी और कठोर जमीन ने, जिस पर मीलों दूर तक फैली हुई 6 से 8 फीट ऊंची घास उगाई, जिसे आज हम सवाना के मैदान कहते हैं। ये बदलाव सुनने में सामान्य लग सकता है, लेकिन हमारे पूर्वजों के लिए ये कयामत की शुरुआत थी। जंगल में वे सुरक्षित थे। वे पेड़ों पर चढ़कर एक दूसरे को देख सकते थे और खतरे का इशारा कर सकते थे। लेकिन इस ऊंची घास के समुद्र में वे एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। अब जरा उस भयानक स्थिति की कल्पना कीजिए। एक छोटा सा आदि मानव समूह घास के बीच से गुजर रहा है। घास इतनी ऊंची है कि उन्हें आसमान के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। वे एक भूल भलैया में फंसे हैं।
उनमें से एक आदिमानव थोड़ा पीछे रह जाता है। उसे अचानक घास के अंदर एक गहरी सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। एक शेर जो घास के रंग में पूरी तरह छिपा हुआ है, वो दबे पांव शिकार के लिए तैयार हो रहा है। वो आदिमानव खतरे को देख लेता है। वो अपने आगे चल रहे साथियों को चेतावनी देना चाहता है। उसका दिल जोर से धड़क रहा है, पसीना छूट रहा है। वो चिल्लाना चाहता है कि रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, वहां मौत है, या फिर पीछे देखो, शेर है। लेकिन विडंबना देखिए, उसका गला उसे ये जटिल संदेश भेजने की अनुमति नहीं देता। वो केवल एक भयभीत चीख निकाल सकता है, आह! लेकिन ये चीख स्पष्ट नहीं है। हवा के झोंकों में उसकी आवाज दब जाती है। आगे चल रहे उसके साथियों को लगता है कि शायद कोई पक्षी बोला है या हवा चली है। वे उसकी चेतावनी को समझ नहीं पाते और देखते ही देखते वो शेर हमला कर देता है। उस दिन उस ऊंची घास के मैदान में खून से लथपथ हमारे पूर्वजों को एक बहुत कड़वा सच समझ में आ गया था कि अब पुरानी दुनिया के नियम नहीं चलेंगे। अब जंगल का कानून बदल चुका है। अगर इस खुली और खतरनाक दुनिया में अपनी प्रजाति को बचाना है तो उन्हें इशारों की दुनिया से बाहर निकलना होगा। उन्हें एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो दिखाई न देने पर भी काम करे, एक ऐसा संकेत जो रात के अंधेरे में भी समझा जा सके। और वो हथियार था स्पष्ट आवाज। उस दिन प्रकृति के सामने इंसान ने अपनी मूक प्रार्थना रखी कि हमें बोलने दो ताकि हम जी सकें। ये इंसान के विकास के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और दर्दनाक अध्याय था, क्योंकि ये खामोशी अब सुकून नहीं बल्कि मौत बन चुकी थी। उन्हें अभी ये नहीं पता था कि बोलने की शक्ति हासिल करने के लिए उन्हें भविष्य में कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रकृति उन्हें आवाज देने वाली थी, लेकिन बदले में वो उनसे उनकी सुरक्षा छीनने वाली थी। ये लाखों साल का सफर केवल एक शारीरिक बदलाव नहीं था, बल्कि ये एक मानसिक क्रांति की तैयारी थी जो आने वाले समय में एक नई प्रजाति को जन्म देने वाली थी। एक ऐसी प्रजाति जो पूरी पृथ्वी पर राज करने वाली थी। लेकिन उस समय वे केवल डरे हुए और सहमे हुए जीव थे जो घास के तिनकों के बीच अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और यही संघर्ष उनकी आवाज बनने वाला था। प्रकृति ने उनकी इस मूक पुकार को सुन लिया था और उन्हें एक ऐसा तोहफा देने का फैसला किया जो इतिहास की दिशा बदलने वाला था। लेकिन बोलने की शक्ति हासिल करने से पहले इंसान को एक और बड़ी छलांग लगानी थी, और वो छलांग थी दिमाग का विकास। अभी तक हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी छोटा था, लगभग एक संतरे के बराबर। लेकिन जटिल भाषा बोलने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और बड़े दिमाग की जरूरत थी जो हजारों शब्दों को याद रख सके और व्याकरण के पेचीदा नियमों को समझ सके। अब सवाल यह था कि दिमाग को बड़ा कैसे किया जाए। दिमाग शरीर का सबसे महंगा अंग है। इसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। उस समय इंसान जो कच्चा मांस और कंदमूल खाता था, उससे उसे इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती थी कि वो एक बड़े दिमाग का बोझ उठा सके। कच्चा खाना पचाने में ही शरीर की सारी ताकत खत्म हो जाती थी। तभी इतिहास के रंगमंच पर एक नई प्रजाति का आगमन हुआ, जिसे विज्ञान होमो इरेक्टस कहता है। ये हमारे वे पूर्वज थे जो पूरी तरह से सीधे खड़े होकर चलते थे, और इन्होंने ही करीब 18 लाख साल पहले उस लाल दानव को अपना मित्र बनाया जिसे हम आग कहते हैं। आग की खोज इंसान के सफर का सबसे बड़ा मोड़ था। आग सिर्फ गर्मी या रोशनी नहीं थी, वो सुरक्षा थी, और सबसे बढ़कर वो इंसान का पहला रसोइया थी। आग से पहले इंसान का पूरा दिन सिर्फ खाने को चबाने में बीत जाता था। कच्चे मांस के रेशों को तोड़ने के लिए उन्हें घंटों तक अपने जबड़ों का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन आग ने इस समीकरण को बदल दिया। जब इंसान ने गलती से या प्रयोग करते हुए मांस के टुकड़े को आग में डाला और उसे पकने के बाद खाया, तो उसे एक जादुई अनुभव हुआ। पका हुआ खाना न सिर्फ स्वादिष्ट था, बल्कि वो बहुत नरम था और उसे चबाना बेहद आसान था। लेकिन असली जादू पेट के अंदर हुआ। पके हुए खाने को पचाना शरीर के लिए बहुत आसान था। वैज्ञानिकों के अनुसार पके हुए भोजन से इंसान को कच्चे भोजन के मुकाबले 40 से 50% ज्यादा ऊर्जा मिलने लगी। ये एक बहुत बड़ी जैविक क्रांति थी। अब शरीर को खाना पचाने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती थी और उसके पास बहुत सारी अतिरिक्त ऊर्जा बचने लगी। प्रकृति ने इस बची हुई ऊर्जा का निवेश पेट में नहीं बल्कि दिमाग में किया। यही वो दौर था जब इंसान के दिमाग का आकार तेजी से बढ़ने लगा। जो दिमाग 400 सीसी का था, वो बढ़कर लगभग 1000 सीसी तक पहुंच गया। ये बढ़ा हुआ दिमाग अब सिर्फ पेट भरने के बारे में नहीं सोचता था, वो दुनिया को समझने की कोशिश करने लगा था। वो पैटर्न पहचानने लगा था। लेकिन आग ने सिर्फ शरीर और दिमाग को नहीं बदला, उसने इंसान के समाज को भी बदल दिया। आग से पहले रात का मतलब था मौत का डर। सूरज डूबते ही आदिमानव पेड़ों पर चढ़ जाते थे या गुफाओं के अंधेरे कोनों में दुबक जाते थे।
अंधेरे में बोलना या आवाज करना मना था, क्योंकि आवाज सुनकर कोई भी शिकारी जानवर उन पर हमला कर सकता था। रात का मतलब था सन्नाटा और अलगाव, लेकिन आग ने उस सन्नाटे को हमेशा के लिए तोड़ दिया। अब इंसान जमीन पर सो सकता था, क्योंकि आग की लपटें शेरों और लकड़बग्घों को दूर रखती थीं। आग ने इंसान को रात का तोहफा दिया। अब उनके पास दिन भर के शिकार और काम के बाद खाली वक्त था। वे आग के चारों तरफ एक घेरे में बैठते थे। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। चारों तरफ घना अंधेरा है, जंगल से जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही हैं, लेकिन बीच में आग जल रही है, जिसकी रोशनी में 10-12 लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। उनके चेहरे पर आग की लालिमा है और आंखों में एक दूसरे के लिए भरोसा है। ये दुनिया का सबसे पहला सोशल क्लब था, जहां वे सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि जुड़ने के लिए बैठे थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि भाषा की असली शुरुआत शब्दों से नहीं हुई थी, बल्कि इसी आग के किनारे संगीत से हुई थी। जब वे सब साथ बैठे होते थे और किसी को डर लगता था या किसी को खुशी होती थी, तो वे एक साथ मिलकर गुनगुनाते थे। शायद किसी ने एक लय में हुंकार भरी होगी, और बाकियों ने उसका साथ दिया होगा। ये गुनगुनाना या हमिंग इंसान की पहली सामूहिक भाषा थी। ये बिना शब्दों का गीत था, जो ये संदेश देता था कि डरो मत, हम सब साथ हैं, हम सुरक्षित हैं। इस संगीत ने उनके दिलों को जोड़ दिया। ये एक तरह की भावनात्मक भाषा थी, जिसमें व्याकरण नहीं था, लेकिन गहरा अर्थ था। आग के किनारे बैठने की ये आदत लाखों सालों तक चली और इसी ने इंसान को एक सामाजिक प्राणी बना दिया। अब वे एक दूसरे के सुख दुख को महसूस कर सकते थे। उनका दिमाग अब इतना विकसित हो चुका था कि उसमें दुनिया भर की जानकारी जमा हो सकती थी। वे अब सिर्फ वर्तमान के बारे में नहीं, बल्कि थोड़ी बहुत यादों के बारे में भी सोच सकते थे। आग ने उन्हें एक समाज दिया, पके हुए खाने ने उन्हें बड़ा दिमाग दिया, और रात की सुरक्षा ने उन्हें एक दूसरे के करीब लाया। लेकिन कहानी में अभी भी एक बहुत बड़ी कमी थी। उनके पास एक सुपर कंप्यूटर जैसा दिमाग तो आ गया था, जो बहुत कुछ कहना चाहता था। उनके पास भावनाएं थीं जो बाहर आना चाहती थीं, लेकिन उनके पास अभी भी वो यंत्र नहीं था जो इन विचारों को आवाज दे सके। उनका गला अभी भी पुराना था, उनका वॉइस बॉक्स अभी भी ऊपर था, उनकी जीभ अभी भी कैद थी। ये ऐसा था जैसे आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर हो, लेकिन उसे चलाने के लिए स्पीकर ही ना हो। वे आग के पास बैठकर एक दूसरे को इशारे करते थे या मुंह से अजीब आवाजें निकालते थे, लेकिन वे अपनी पूरी बात नहीं कह पाते थे। जैसे एक आदि मानव बताना चाहता था कि कल मैंने नदी के पास एक अजीब जानवर देखा, लेकिन वो सिर्फ जानवर की नकल उतार सकता था। वो समय या स्थान के बारे में विस्तार से नहीं बता सकता था। इस बेबसी ने प्रकृति को एक और कदम उठाने पर मजबूर किया। अब समय आ गया था उस आखिरी और सबसे खतरनाक बदलाव का, जो इंसान को जानवर से पूरी तरह अलग करने वाला था। प्रकृति को इंसान के गले की सर्जरी करनी थी। उसे वॉइस बॉक्स को नीचे खिसकाना था ताकि आवाज गूंज सके। लेकिन यह बदलाव जानलेवा होने वाला था, क्योंकि इससे इंसान के दम घुटने का खतरा बढ़ने वाला था। लेकिन विकास के क्रम में प्रकृति ने यह जुआ खेलने का फैसला किया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर इस प्रजाति को पृथ्वी पर राज करना है तो उसे खामोशी का पिंजरा तोड़ना ही होगा। आग ने नींव रख दी थी, दिमाग तैयार हो चुका था, मंच सज चुका था। अब इंतजार था उस नायक का जो पहली बार एक साफ शब्द बोलेगा और सन्नाटे को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और वो नायक कोई और नहीं बल्कि हमारा गला था, जिसके बदलने की कहानी खून और त्याग से लिखी जाने वाली थी। ये इतिहास का वो दौर था जब इंसान बोलने की दहलीज पर खड़ा था। बस एक धक्का और लगने की देर थी, और वो धक्का लाखों साल बाद एक भयानक शारीरिक बदलाव के रूप में आने वाला था, जिसने हमारी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। दिमाग तैयार था, समाज बन चुका था, और आग की रोशनी ने इंसान को एक दूसरे के करीब ला दिया था। लेकिन नियति को अभी एक आखिरी और सबसे क्रूर कदम उठाना बाकी था। प्रकृति अब हमारे शरीर के साथ एक ऐसा प्रयोग करने वाली थी जो इतिहास में किसी भी और प्रजाति के साथ नहीं किया गया था। ये एक ऐसा जुआ था जिसमें दांव पर लगी थी पूरी मानव जाति की अस्तित्व की डोर। अब हम समय में थोड़ा और आगे चलते हैं, आज से लगभग 3 लाख साल पहले की दुनिया में। ये वो दौर था जब इंसान के पूर्वज, जिन्हें हम होमो हाइडेलबर्गेंसिस या शुरुआती होमो सेपियंस कहते हैं, वे अफ्रीका और यूरोप के जंगलों में संघर्ष कर रहे थे। उनका शरीर लोहे जैसा मजबूत था, वे निडर शिकारी थे, लेकिन उनके पास अभी भी वो जादुई छड़ी नहीं थी जिसे हम वाणी कहते हैं। वे अभी भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए संघर्ष करते थे। लेकिन फिर अचानक एक शारीरिक बदलाव शुरू हुआ, जो बाहर से नहीं बल्कि गले के अंदर हो रहा था। इसे समझने के लिए हमें एक काल्पनिक लेकिन बेहद यथार्थवादी घटना को देखना होगा।
कल्पना कीजिए एक आदिमानव कबीले की जो एक बड़े शिकार के बाद जश्न मना रहा है। उन्होंने एक विशाल भैंसे का शिकार किया है और आग पर मांस भुन रहा है। कबीले का सबसे ताकतवर शिकारी, जिसे हम प्रतीक के तौर पर काल कहते हैं, वो मांस का एक बड़ा टुकड़ा मुंह में डालता है। वो भूखा है और जल्दी जल्दी खा रहा है। अचानक उसकी आंखों में खौफ तैर जाता है। वो अपनी गर्दन पकड़ लेता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आती। वो सांस लेने के लिए तड़प रहा है। उसके साथी उसे देखते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं, उसे हिलाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। कुछ ही पलों में काल का शरीर ठंडा पड़ जाता है और वो मर जाता है। यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी, यह मानव विकास के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। काल की मौत इसलिए हुई क्योंकि उसके गले की बनावट बदल चुकी थी। जानवरों की दुनिया में देखिए, एक कुत्ता या एक शेर पानी पीते समय या खाना खाते समय आराम से सांस ले सकता है, क्योंकि उनकी खाने की नली और सांस की नली का रास्ता अलग अलग होता है। उनका वॉइस बॉक्स, जिसे लैरिंक्स कहते हैं, वो गले में काफी ऊपर होता है, जो नाक के रास्ते से सीधे फेफड़ों तक हवा पहुंचाता है। लेकिन इंसानों के साथ प्रकृति ने एक अजीब खेल खेला। लाखों सालों की प्रक्रिया में इंसान का वॉइस बॉक्स गले में नीचे की तरफ खिसकने लगा। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं हुआ, बल्कि ये एक विकासवादी बदलाव था। इस खिसकने की वजह से हमारे गले में खाली जगह बन गई, जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं। लेकिन इस नई जगह ने एक भयानक समस्या पैदा कर दी। अब हमारी नाक से आने वाली हवा और मुंह से आने वाला खाना एक ही चौराहे पर मिलने लगे। गले के अंदर एक ही रास्ता था जिससे हवा और खाना दोनों को गुजरना था। इसका मतलब यह था कि अगर हम खाना निगलते समय गलती से सांस ले लें तो खाना फेफड़ों वाली नली में फंस सकता है और हमारी जान जा सकती है, जैसा कि उस शिकारी काल के साथ हुआ। प्रकृति ने हमें बोलने की शक्ति देने के लिए हमारी सुरक्षा छीन ली थी। ये एक बहुत बड़ी कीमत थी। हर साल आज भी दुनिया भर में हजारों लोग खाना खाते समय चोक होने या दम घुटने से मर जाते हैं। ये उसी प्राचीन विकासवादी समझौते का नतीजा है। लेकिन सवाल यह है कि कुदरत ने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? आखिर इस जानलेवा बदलाव का फायदा क्या था? इसका जवाब छिपा है हमारी जीभ और उस नई खाली जगह में। जब वॉइस बॉक्स नीचे खिसका तो उसने हमारी जीभ को आजाद कर दिया। पहले जब कंठ ऊपर था तो जीभ मुंह के अंदर कैद थी, उसे हिलने डुलने की ज्यादा जगह नहीं मिलती थी। लेकिन अब कंठ के नीचे जाने से जीभ की जड़ भी नीचे चली गई और उसे मुंह के अंदर एक बड़ा खेल का मैदान मिल गया। अब हमारी जीभ अद्भुत करतब दिखा सकती थी। वो तालू को छू सकती थी, वो दांतों के बीच आ सकती थी, वो होठों को गोल कर सकती थी। इस आजादी ने इंसान को वो शक्ति दी जो किसी और जानवर के पास नहीं थी, अलग अलग और स्पष्ट ध्वनियां निकालने की शक्ति। अब इंसान सिर्फ आ या ऊ नहीं करता था, बल्कि वो क, प, ट, र, ल जैसे व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स बोल सकता था। वो स्वरों यानी वॉवल्स को खींच सकता था। इस बदलाव में एक और छोटे से हड्डी के टुकड़े ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिसे हायोइड बोन कहते हैं। ये गले में घोड़े की नाल के आकार की एक हड्डी होती है जो किसी और हड्डी से जुड़ी नहीं होती। ये हमारी जीभ और वॉइस बॉक्स को सहारा देती है। इस हड्डी की खास बनावट और स्थिति ने हमें जटिल आवाजों को नियंत्रित करने की क्षमता दी। अब जरा उस बदलाव के बाद की दुनिया को देखिए। जो कबीला उस शिकारी की मौत से डर गया था, उसी कबीले की अगली पीढ़ी में एक नया चमत्कार हुआ। एक युवा शिकारी जब जंगल में गया तो उसने देखा कि दुश्मन कबीले के लोग छिपे हुए हैं। पहले वो सिर्फ चिल्लाकर सबको डरा देता था, जिससे दुश्मन भी सतर्क हो जाते थे। लेकिन अब उसके पास नया गला था, नई शक्ति थी। वो चुपके से अपने साथियों के पास गया और उसने फुसफुसाते हुए साफ शब्दों में कहा, पेड़ के पीछे 3 लोग छिपे हैं, पत्थर तैयार रखो। ये एक क्रांति थी। ये फुसफुसाना, ये साफ निर्देश देना एक ऐसी शक्ति थी जिसने इंसान को जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी बना दिया। अब वे शोर मचाने वाले जानवरों का झुंड नहीं थे, बल्कि वे एक अनुशासित सेना बन चुके थे। वे एक दूसरे को बता सकते थे कि कौन सा फल जहरीला है, वे बता सकते थे कि किस रास्ते पर जाना सुरक्षित है। इस नई आवाज ने उनके आपसी रिश्तों को भी गहरा कर दिया। अब माँ अपने बच्चे को सिर्फ गले लगाकर नहीं, बल्कि मीठी आवाज में लोरी सुनाकर शांत कर सकती थी। प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए अलग तरह की आवाज निकाल सकता था। शब्दों का जन्म हो रहा था, लेकिन अभी भी एक कमी थी। हमारे पास हार्डवेयर यानी गला तो एकदम नया और अत्याधुनिक आ चुका था, जो किसी भी तरह की आवाज निकाल सकता था। लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर यानी हमारा दिमाग अभी भी पुराने वर्जन का था। इंसान बोल तो सकता था, लेकिन वो क्या बोले? उसके पास शब्दों का भंडार तो बढ़ने लगा था, लेकिन वाक्यों को जोड़ने का तरीका अभी भी कच्चा था। वो अभी भी केवल ठोस चीजों के बारे में बात करता था, जैसे ये पत्थर है, वो पेड़ है, ये मांस है, वो मांस है। वो अभी भी अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में बात नहीं कर सकता था।
वो ये नहीं कह सकता था कि मुझे लगता है कि कल बारिश होगी या मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक होगे। उसके पास कल, परसों, उम्मीद, सपना जैसे शब्द नहीं थे। वो अभी भी वर्तमान के पिंजरे में कैद था। उसका नया गला एक बेहतरीन वाद्य यंत्र था, लेकिन उसके दिमाग को अभी वो संगीत बनाना नहीं आया था जिसे हम व्याकरण या ग्रामर कहते हैं। प्रकृति ने हमें बंदूक थमा दी थी, लेकिन गोलियां अभी भी नदारद थीं। इंसान का गला तैयार था, उसकी जीभ तैयार थी, लेकिन उसके दिमाग के न्यूरॉन्स को अभी एक दूसरे से जोड़ना बाकी था, जो उसे ये समझा सके कि शब्दों को जोड़कर एक नई दुनिया कैसे बनाई जा सकती है। ये इंतजार बहुत लंबा नहीं था, क्योंकि अफ्रीका के किसी कोने में एक बच्चे के डीएनए में एक और धमाका होने वाला था, जो गले की इस शक्ति को दिमाग की शक्ति से मिलाने वाला था। और जब ये दोनों शक्तियां मिलने वाली थीं, तो दुनिया में एक ऐसा भूचाल आने वाला था जिसके सामने जंगल का शेर और पहाड़ का हाथी भी घुटने टेकने वाला था। लेकिन उस मानसिक क्रांति तक पहुंचने से पहले इंसान को अपने इस नए गले के साथ तालमेल बिठाना था। उसे सीखना था कि कैसे खाते वक्त सांस रोकनी है और बोलते वक्त सांस छोड़नी है। ये एक नई कला थी जिसे सीखने में हजारों साल लगे, और इसी दौरान हमारी भाषा के बुनियादी स्वर और व्यंजन तय हुए। ये वो दौर था जब इंसान ने पहली बार प्रकृति की आवाज़ों की नकल करना शुरू किया। उसने नदी की कलकल से ल शब्द सीखा होगा, हवा की सरसराहट से स शब्द सीखा होगा और पत्थर गिरने की आवाज़ से ट या ड सीखा होगा। हमारा शब्दकोश प्रकृति की आवाज़ों से भरने लगा। गला तैयार था, मंच सज चुका था, और अब इंतजार था उस महान नाटक का जिसे हम मानव सभ्यता कहते हैं।